हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश मकवाना है। मैं आपको मेरे इस वीडियो में आज अकाउंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हिंदी में पूंजीगत व्यय कहते हैं, ये क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति है जो बिजनेस स्टार्ट कर, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, और वह खर्चा करने से आपको जिस वर्ष जिस ईयर में आपने वह एक्सपेंस किया है उसमें ही नहीं, आगे आने वाले कई वर्षों तक, ईयर्स तक आपको वे खर्चे कुछ न कुछ प्रॉफिट देंगे। जैसे आपने मशीनरी परचेज कर ली, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि यह मशीन आपको कई सालों तक, 2 या 2 से अधिक वर्षों तक प्रॉफिट कमाकर देगी। जैसे लाइसेंस प्राप्त करने का खर्चा, आपने बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस लिया है, तो यह लाइसेंस आपको कई सालों तक प्रॉफिट कमा के देगा। ऐसे ही गुडविल खरीदना, शेयर इशू करने से संबंधित खर्चे, डिबेंचर इशू करने से संबंधित खर्चे, ये सब खर्चे जो होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे अपन ने कोई मशीन खरीदी, तो उस मशीन को स्थापित करने तक के सभी खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। उसको जब तक उससे प्रोडक्शन स्टार्ट न करे, उससे पहले के जो भी खर्चे किए जाएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले के रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ये होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। ये ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसको बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये होते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस के खर्चे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये रेवेन्यू नेचर होते हैं, आयगत व्यय होते हैं। वेजेस, मजदूरी, सैलरी, ये सब, क्योंकि इनसे जो प्रॉफिट होगा वो केवल एक वर्ष, एक पीरियड तक ही होगा, एक से अधिक वर्षों तक प्रॉफिट नहीं होगा इस खर्चे से। ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मशीन को एस्टैब्लिश करने से पूर्व तथा प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो मशीन में प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मशीन में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा रहे हैं, तो वो जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और प्रोडक्शन से पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करा दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस से मशीन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जैसे पहले मशीन से मान लो 10,000 प्रोडक्ट क्वांटिटी में निकलते थे, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऐसा करवाया कि अब वो 10 के 14,000 या 15,000 क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होती है? डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन इसमें और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये फ़र्क होता है कि ये जो खर्चे होते हैं ये होते तो रेवेन्यू नेचर के, पर इनको एक से अधिक अवधि में बांटा जाता है, क्योंकि थोड़े से बड़े अमाउंट के होते हैं तो इनको एक ही पीरियड में नहीं बांटा जा सकता। जैसे एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर दिया, एक अवधि में ही नहीं बांटा जा सकता, उसको 2-3 पीरियड में बांटा जाता है, तो ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। प्रीमिनरी एक्सपेंसेस ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन। जब मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, वो मशीन हमारे लिए एसेट है, संपत्ति, और उसे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते। अब उस संपत्ति से हमें आने वाले कई वर्षों तक प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो होगा, पर उस संपत्ति जो मशीन है उसकी वैल्यू में भी तो कमी आएगी, उसमें घिसावट भी तो होगी। मार्केट में कंपटीशन की वजह से भी उसमें कमी आएगी। नई मशीन आने के कारण भी पुरानी मशीन की वैल्यू कम होगी। ऐसे ही मशीन की जगह दूसरी कोई भी एसेट ले लो, तो इस कमी को अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नाम दिया, और इसको उस मशीन या जो एसेट है उसके पीरियड में कुछ परसेंटेज के बेस पे P&L में दिखाया जाता है। जैसे मशीन की वैल्यू है 1 लाख, तो उसका 10% हर साल डेप्रिसिएशन काटते हैं, तो 10,000 एक साल, 10,000 दूसरे साल, 10,000 तीसरे साल, 10,000 चौथे साल, ऐसे कर करके उस मशीन की वैल्यू को कम करते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेज है वह एकदम सही तरीके से दिखे। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो मशीन जैसे खरीदी 1 लाख में, वो 1 लाख हर साल दिखाएंगे। पहले साल भी बैलेंस शीट में 1 लाख, दूसरे साल भी बैलेंस शीट में 1 लाख, तीसरे साल भी बैलेंस शीट में 1 लाख, और उसकी वैल्यू 1 लाख मार्केट में है ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है गिसावट और समय के साथ साथ। तो ये तो फाइनेंशियल स्टेज बिजनेस की एकदम सही नहीं है। इस वजह से डेप्रिसिएशन लगाते हैं ताकि उसकी जो वैल्यू है वो एकदम सही रूप से दिख सके। और डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं है। 10,000 रुपये का P&L में डेप्रिसिएशन दिखाए तो क्या सचमुच ये खर्चा हुआ? नहीं हुआ। तो इस 10,000 जो डेप्रिसिएशन दिखाया है इसको अलग से रखते जाएं, अगर एक रिजर्व बना दें, तो जैसे जैसे एक वो मशीन ख़त्म होगी वैसे वैसे वो रिजर्व में पैसा बढ़ता जाएगा, और समय आने पर उस रिजर्व को हम दूसरी मशीन खरीदने में यूज भी ले सकते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके मेथड हैं 2 बेस अच्छे मेथड जो हर जगह यूज लिए जाते हैं, वे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थायी पद्धति, और WDV, क्रमागत ह्रास पद्धति। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हर साल एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जैसे मशीन 1 लाख, वो मशीन 1 लाख है, और लास्ट में जब मशीन की वैल्यू 1 लाख है और 10 साल उसकी लाइफ है, और 10वें साल में
इस मशीन की वैल्यू रह जाएगी मान लो 10,000। तो स्थायी विधि में कैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो बता रहा हूँ। तो ऐसे लगाते हैं 1,00,000 माइनस जो 10वें साल में वैल्यू रह जाएगी उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, वो 10,000। तो 1,00,000 माइनस 10,000 बटा अपॉन कितने वर्ष लाइफ है इसकी, 10 का डिवाइड, तो ये डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 9,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हर वर्ष हर ईयर पीएनएल में 9,000 रुपये 10 वर्षों तक दिखाते जाएंगे, ताकि उस मशीन की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाए। ये होता है स्ट्रेट लाइन। अब है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धति। इसमें एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जैसे 1,00,000 का 10%, 10,000, तो हर साल 10,000, पहले साल 10,000, 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, पीएनएल में दिखा देंगे। अगले साल वैल्यू कितनी रह गई, 10,000, तो डेप्रिसिएशन दिखा दिया, तो 1,00,000 माइनस 10,000 90,000, उसका 10% 9,000 दूसरे साल में दिखाएंगे। तीसरे साल वैल्यू कितनी बच गई, 90,000, उसमें से 9,000 इस साल डेप्रिसिएशन लगा दिया था, तो अब वैल्यू कितनी बची, 81,000। अगले साल 81,000 पर 10%, यानी कि 8,100 डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। जो बैलेंस बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV मेथड में। तो ये उसके 2 मेथड होते हैं। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।